हेलो स्टूडेंट, अब हमारा अगला मुद्दा है रोल ऑफ सिटीजन्स एंड मीडिया इन लॉ मेकिंग, यानी कि जो देश के नागरिक होते हैं और जो देश का मीडिया होता है, इन दोनों का क्या रोल है देश में जो लॉज बन रहे हैं उसमें, यानी कि लॉ मेकिंग में देश के सिटीजन्स और मीडिया का क्या रोल है। तो अभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में हमने ये देखा कि वो जो ख्याल था कि ऐसा ऐसा कानून होना चाहिए, ये ख्याल भी आम लोगों ने सोचा। इस ख्याल को एक रिटन फॉर्म में एक ड्राफ्ट बनाना या बिल बनाना, ये काम भी आम लोगों ने किया। उस चीज़ को पार्लियामेंट में भेजना, ये काम भी आम लोगों ने किया। पार्लियामेंट ने जब गलत बिल पास कर दिया तो अब दोबारा से पार्लियामेंट में जाके सही बिल देना, सही बिल पास कराना, ये भी आम लोगों ने किया। तो इस चीज़ से, इस एक एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि कोई भी लॉ ख्याल से लेकर एक लॉ बनने तक ये जो पूरा सफ़र है कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं जो देश के आम नागरिक होते हैं। The role of citizens is crucial in helping Parliament frame different needs of people into laws। अब पार्लियामेंट का जो काम होता है कि वो लोगों की अलग अलग ज़रूरतों को समझे और उनको लॉज में चेंज करे। तो इस चीज़ में जो सिटीजन्स होते हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सिटीजन्स बताते हैं पार्लियामेंट को कि हमें ये ज़रूरत है और पार्लियामेंट फिर उन चीज़ों पे कानून बनाती है। अब ये जो सिटीजन्स की वॉइस है, द वॉइस ऑफ सिटीजन इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट। जो देश के आम नागरिक हैं उनकी जो आवाज़ है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है किसी भी देश में, किसी भी डेमोक्रेसी में। दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स एक्सेट्रा। अब जो देश के आम लोगों की, आम नागरिकों की जो आवाज़ है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं अलग अलग टीवी रिपोर्ट्स में। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शंस आते हैं, इसके अलावा जो रेडियो ब्रॉडकास्ट होते हैं और जो लोकल मीटिंग्स होती हैं, इन सब तमाम जगहों में आप आम जनता की आवाज़ को सुन सकते हैं। आम जनता क्या सोच रही है, उन्हें क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या बुरा लग रहा है, इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं आम जनता की आवाज़ को। और इसी वजह से अब ये टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, ये सब तमाम चीज़ें क्या हैं? मीडिया। तो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी देश में, और ख़ास तौर पे अगर वो देश डेमोक्रेसी है तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी वजह से मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। All of which help in making the work that Parliament does more accessible and transparent to the people। अब ये जो मीडिया है इसका काम क्या होता है? ये एक ब्रिज के जैसा काम करता है आम लोगों में और सरकारों के बीच में। सरकार क्या काम कर रही है ये चीज़ आम लोगों को बताए, और आम लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी आवाज़ क्या है, ये चीज़ आम लोगों तक भी पहुंचाए और सरकार तक भी पहुंचाए। तो इस वजह से देश में जो भी काम हो रहा है ये ट्रांसपेरेंट हो और आम जनता तक पहुंचे। इस चीज़ के लिए ये सब तमाम मीडियम्स बहुत ज़रूरी हैं, और देश की जो आम आवाज़ है, आम आदमी की आवाज़, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारा अगला टॉपिक है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अनपॉपुलर यानी कि जो चीज़ प्रसिद्ध ना हो, अनपॉपुलर, या यूं भी कह सकते हैं, इस सेंस में भी ये वर्ड यूज़ होता है, बदनाम। तो अनपॉपुलर यानी कि बदनाम, एंड कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादित। तो अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज यानी कि ऐसे कानून जो कि बदनाम हुए या फिर विवादित हुए। समटाइम्स अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हेंस लीगल। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई कानून लॉजिकली तो सही हो और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि संविधान की नज़र से देखें तब भी वो सही हो, और इस वजह से वो कानून बन जाए, वो लीगल हो। लेकिन इट कैन बी अनपॉपुलर और अनएक्सेप्टेबल टू द पीपल। लेकिन इसके बावजूद वो लॉ आम लोगों को पसंद नहीं आए और उस कानून पे बहुत सारे विवाद हो जाएं, because they feel that the effect of the law would be harmful and unfair to most people, hence people might criticize some laws।
अब कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई कानून सुनने में तो ठीक लगे कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें ये कानून नहीं पसंद आए। क्यों? क्योंकि उस कानून की वजह से आम लोगों की ज़िंदगियों में बहुत बुरा असर पड़े। तो इस चीज़ का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, तब आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे कि ऐसा कब होता है कि एक सही कानून लेकिन लोगों पे बुरा असर पड़े और लोग फिर उस कानून को नापसंद करने लगें। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर म्युनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इल्लीगल। अब आपने कई बार देखा होगा कि सड़कों के आसपास जो जगहें होती हैं और भी इसके अलावा जो भी खाली जगहें होती हैं, वहाँ लोग छोटी छोटी दुकानें लगा लेते हैं, अपने ठेले लगा लेते हैं, कई सारी रेहड़ियाँ लगा लेते हैं, कई सारी छोटी छोटी गुमटियाँ लगा लेते हैं। तो इस वजह से ये जितनी भी खाली जगहें होती हैं भर जाती हैं और इसके अलावा वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगती है और आसपास के ट्रैफिक के आने जाने में दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा वो कंजस्टेड हो जाता है एरिया। तो कई बार जो म्युनिसिपैलिटी है या जिसको नगर पालिका कहते हैं, म्युनिसिपैलिटी ऐसे लॉज लाती है जो कि हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग को इल्लीगल करार कर देते हैं। यानी कि हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग कि आप सड़क पे छोटी मोटी दुकान लगा के ठेले लगा के चीज़ें नहीं बेच सकते, ये चीज़ इस चीज़ को क्या कर देते हैं, इल्लीगल, यानी कि गैर कानूनी है। आप सड़क किनारे छोटी सी दुकान खोल लो, ठेले लगा लो, ये सब गैर कानूनी कर देती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिससे कि वो जगहें खाली रहें, आसपास लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो देखा जाए तो कानून तो ठीक है, क्योंकि जहाँ इतनी भीड़ लग जा रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, वहाँ पे ये सारी दुकानें हट जाएं तो जगह थोड़ी क्लियर हो जाएगी, रोड थोड़ी चौड़ी हो जाएगी तो ठीक रहेगा। और मार्केट के लिए वैसे भी अलग से जगहें दे रखी हैं सरकार ने। तो सुनने में तो ठीक लगता है ये कानून, लेकिन इस कानून से जो आम लोग हैं उनकी लाइफ में नुकसान होता है। कैसे? No one can dispute necessity of this law, but one also cannot deny that hawkers and vendors provide essential services cheaply and efficiently to millions of people. आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि जो हॉकर्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, जो छोटी छोटी दुकान लगा लेते हैं, छोटे छोटे ठेले लगा लेते हैं, ये बहुत अच्छी सर्विसेज, जो खास ज़रूरी सर्विसेज देते हैं, बहुत सस्ते में देते हैं और अच्छी सर्विसेज देते हैं ऐसे हज़ारों लाखों लोगों को। मोर ओवर दिस इज़ द मीन्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। और ये जितने ठेले हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, इनसे हज़ारों लोगों को बहुत सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके अलावा ये काम इन लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और इन लोगों की रोज़ी रोटी का ज़रिया है, यानी कि इनका लाइवलीहुड है। तो जब अगर ये कानून लगा दिया जाएगा और इन लोगों को उन जगहों से हटा दिया जाएगा तो इन लोगों के लाइवलीहुड पे दिक्कत आएगी, ठीक है। और लाइवलीहुड की जो दिक्कत है, ये दिक्कत अब लोगों के राइट्स पे आ जाती है कि राइट टू लाइफ क्या है, कि आप काम कर सको, आप जी सको। अब भाई किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मॉल में दुकान खरीद सके, तो क्या करेगा वो? तो क्या अपने लाइवलीहुड के लिए काम नहीं करेगा? तो इस वजह से फिर ऐसे कानून फिर अनपॉपुलर होते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। The court has the power to modify or cancel laws if it finds that they don't adhere to the constitution. अब जो कोर्ट है, यानी कि जो अदालत है, इसके पास ये ताकत है कि ये किसी कानून को मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई यानी कि थोड़ा बहुत चेंज करके थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश, और या तो फिर किसी कानून को कैंसिल कर सकता है अगर अदालत को ऐसा लगता है कि किसी कानून की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें कही गई हैं वो बातें वॉयलेट होंगी। अब हमारा अगला टॉपिक है पावर ऑफ पीपल्स मूवमेंट। अब अगर इन केस ऐसा होने लग जाए कि देश की सरकार ऐसे कानून लाने लग जाए जो कानून लोगों को ना पसंद आए, तो ऐसे केस में लोगों को क्या करना चाहिए? In a democracy like our nation, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. अब जो देश डेमोक्रेसी होते हैं, यानी कि लोकतंत्र होते हैं, जैसे कि हमारा देश है, तो ऐसे देशों में सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज। ऐसे देशों में अगर सरकार रिप्रेसिव लॉज लाती है, रिप्रेसिव को हिंदी में कहेंगे दमनकारी, यानी कि ऐसे लॉज जो आम जनता की फ्रीडम को ख़त्म करें, आम जनता को दबाएं और आम जनता के राइट्स को ख़त्म करें,
तो अगर देश की सरकार ऐसे रिप्रेसिव लॉज लाती है तो लोगों को पूरा अधिकार है कि वो अपनी अनविलिंगनेस दिखा सकें, कि वो साफ तौर पे सरकार को बोल सके कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, आप इस कानून को हटाओ। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this. अब जब बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और बहुत सारे लोगों को ये महसूस होता है कि कोई गलत कानून पास हो गया है और वो अपनी आवाज़ उठाते हैं सरकार के आगे, तो फिर ऐसे केस में जो देश की पार्लियामेंट है वो मजबूर हो जाती है उन लोगों की बात सुनने के लिए, उन लोगों की बात मानने के लिए। History provides us with several examples of people and communities who have struggled to end unjust or wrong laws. अगर आप इतिहास देखो, पूरी दुनिया के इतिहास देखो, तो दुनिया के अलग अलग कोनों में जो तमाम तरह के लोग रहे हैं और तमाम तरह की कम्युनिटीज़ यानी कि अलग अलग समुदाय जो रहे हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है अपने अपने देश की सरकारों से कि उनके देश की सरकारें अनजस्ट लॉज हटाएं या गलत कानून जो भी थे उन गलत कानूनों को हटाएं। अनजस्ट यानी कि जस्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है न्याय के सेंस में, जस्टिस। तो अनजस्ट यानी कि जो जस्टिस में नहीं हो, जो अन्याय कर रहे हैं ऐसे कानून। तो चलिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में कहानी सुनाता हूँ अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट की, और ये कहानी सुनने के बाद आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लियर होगा कि जो पीपल्स मूवमेंट होते हैं उनकी कितनी ज़्यादा पावर होती है। तो अगर अमेरिका की बात करी जाए तो अमेरिका में हमेशा से रहते थे नेटिव अमेरिकन्स और एज़टेक सिविलाइजेशन के लोग। 15th सेंचुरी के आसपास अमेरिका में आए यूरोपियंस। इन यूरोपियंस ने बड़े बड़े जहाज़ बना रखे थे, ज़्यादा बेहतर हथियार बना लिए थे, बड़ी बड़ी आर्मीज़ बना ली थी और उन आर्मीज़ को बरकरार रखने के लिए एक वेल एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम बना लिया था। तो अब जब अमेरिका में आए यूरोपियंस, तो इन यूरोपियंस ने ये करना शुरू किया कि वो इन एज़टेक सिविलाइजेशन के लोगों को और नेटिव अमेरिकन्स को मार मार के उनकी ज़मीनों से हटाते थे और उनकी ज़मीनों पे खुद कब्ज़ा कर लेते थे और अपनी कॉलोनीज़ बसाते थे। अब पूरे यूरोप के अलग अलग देशों से लोग आके बसने शुरू हुए इन कॉलोनीज़ में, और ये कॉलोनीज़ बढ़ती चली गई, बनती चली गई, और ये यूरोपियंस नेटिव अमेरिकन्स को मार मार के उनको हटाते चले गए उनके एरियाज से। अब इन यूरोपियंस को अमेरिका में तमाम तरह की खदानें मिली, सोने की खदानें, हीरो की खदानें, तमाम मिनरल्स मिले। तो इन खदानों में काम करने के लिए उन्हें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी, और इसके अलावा अमेरिका में जितने भी खेत थे उन खेतों में खेती करने के लिए भी इन्हें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी। तो अब ज़रूरत हुई जब इतने सारे लोगों की, तो ये लोग इन यूरोपियंस को मिले अफ्रीका से। अब देखा जाए तो यही यूरोपियंस पहुँचे थे अफ्रीका। तो इन लोगों ने ये करना शुरू किया कि अफ्रीका की अलग अलग ट्राइब्स से ये लोग लड़ाई करते थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ से लड़ाई करते थे, और जितने भी वॉरियर्स होते थे, जो बड़े बड़े योद्धा होते थे, उनको मार के फिर जितने भी लाचार लोग बचते थे उन्हें अपना स्लेव्स बनाते थे और उन्हें फिर जहाज़ों में डाल के भेजते थे अमेरिका, वहाँ अपनी खदानों में काम करने के लिए और अपने खेतों में काम करने के लिए। अब ये सिलसिला चला 200 साल, 300 साल। इस पूरे टाइम में अब अमेरिका में अलग अलग रेसेस के लोग हो गए। सबसे पहले तो थोड़े बहुत नेटिव अमेरिकन्स जो कि ज़िंदा बचे रह गए। इसके अलावा 200, 300, 400 सालों में यूरोप से भर भर के लोग आते रहे, अमेरिका में बसते रहे। तो अमेरिका में अब ज़्यादातर पॉपुलेशन हो गई वाइट यूरोपियंस की। और इसके अलावा जिन लोगों को वो स्लेव्स बना के लाए थे अफ्रीका से, उन लोगों की भी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन हो गई। तो अब अमेरिका में अलग अलग रेसेस के लोग हो गए। तो अब 200-300 साल जब ये स्लेवरी का सिस्टम चला और इस तरीके से अमेरिका में कॉलोनीज़ बनाते चले गए यूरोपियंस, तो इसके बाद स्लेवरी का सिस्टम ख़त्म किया गया और जितने भी स्लेव्स थे उन्हें फिर आज़ाद किया गया। अब जो जितने भी स्लेव्स थे जो कि ब्लैक्स थे, ये स्लेव्स आज़ाद तो हो गए लेकिन इनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर नहीं हुई, क्योंकि इन स्लेव्स के पास ना तो कोई प्रॉपर्टी थी, ना तो कोई राइट्स थे, ना ही इनके पास कोई एजुकेशन थी। और इसके अलावा अब जब स्लेव्स आज़ाद हुए तो अमेरिका में लगाया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
इन यूरोपियंस को कभी भी पसंद नहीं था कि इनके साथ कोई इन्फीरियर क्लास के लोग रहें। तो इस वजह से ये यूरोपियंस जहाँ जहाँ भी रहे दुनिया में, ये क्योंकि खुद को ये सुपीरियर समझते थे, तो इस वजह से ये अपने स्कूल्स अलग रखते थे, अपने कॉलेजेस अलग रखते थे, अपने ऑफिसेज अलग रखते थे, अपने रहने की जगह अलग रखते थे। जहाँ पे भी वाइट्स होते थे ये किसी और को एंटर नहीं करने देते थे। तो अमेरिका में भी यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। अब जब पूरा देश ही इन वाइट यूरोपियंस का है तो ये ब्लैक कम्युनिटी के लोग जाएं कहाँ? इनको आज़ादी तो मिल गई, इनको छोड़ दिया गया, लेकिन ये मजबूर हो गए बस अमेरिका के छोटे छोटे गंदे इलाकों में रहने के लिए। अब 100-150 सालों के दौरान इन ब्लैक कम्युनिटी के लोगों ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। अब छोटे मोटे काम करने शुरू किए तो इन वाइट लोगों ने चलो इतना इनको राइट दे दिया ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को, चलो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। अब इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से ब्लैक कम्युनिटी के लोग ना अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना कोई जॉब कर सकते हैं, तो ये लोग हमेशा वैसे ही रह जाएंगे, डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। तो एक फ्रस्ट्रेशन और एक गुस्सा ब्लैक कम्युनिटी के लोगों में अंदर डेवलप होता रहा इतने सालों के दौरान। और स्लेवरी तो उसकी तो बात ही अलग है। तो अब इस बीच एक इंसिडेंट हुआ, जिस इंसिडेंट ने एक चिंगारी लगाई जो फिर एक बहुत बड़े पीपल्स मूवमेंट में बदली। अब हुआ क्या था उस दिन, Rosa Parks, an African American woman, refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. अब 1955 में एक बहुत खास इंसिडेंट हुआ। रोजा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी, वो बस में ट्रेवल कर रही थी और उसी टाइम पे बस में आया एक वाइट आदमी। उस वाइट मैन ने ये देखा कि बैठने के लिए और कोई जगह है नहीं बस में, तो उस वाइट मैन ने रोजा पार्क्स से कहा कि वो अपनी सीट से उठ जाएं और वो सीट उस आदमी को दें बैठने के लिए। इस बात पे रोजा पार्क्स ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस सीट में बैठी थी, ये मेरी सीट है और आप कोई नहीं होते मुझे इस सीट से हटाने वाले। तो रोजा पार्क्स बेसिकली प्रोटेस्ट कर रही थी इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। बस यहाँ से एक चिंगारी शुरू हुई जो कि तब्दील होती गई एक पीपल्स मूवमेंट में। सारी ब्लैक कम्युनिटी सामने आई, उन्हें प्रोटेस्ट किया और उन्होंने डिमांड किया इक्वल राइट्स। और इस ब्लैक कम्युनिटी के प्रोटेस्ट को लीड किया द ग्रेट मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। इस तरीके से अमेरिका में राइज हुआ अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट का। और जब ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने फिर ये सारे जितने भी लॉस थे, डिस्क्रिमिनेशन के लॉस, इन लॉस को ख़त्म किया और एक सिविल राइट्स एक्ट बनाया। इस सिविल राइट्स एक्ट के मुताबिक अब अमेरिकन गवर्नमेंट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी किसी भी आदमी के साथ, चाहे उसके रेस के सेंस में, चाहे रिलीजन के सेंस में, चाहे उसके कंट्री ऑफ ओरिजिन के सेंस में। तो ये था अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना। तो इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो देश की सरकार होती है, जो देश के नेता होते हैं और जो देश के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी आलोचना करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। Citizens' work does not end with electing our representatives. Rather, it is then that we begin to use newspaper and the media to carefully observe the work. अब आम तौर पे लोग ये सोचते हैं कि वो जब वोट देकर आते हैं चुनाव में तो यहाँ पे उनका काम खत्म हो गया, उन्होंने सरकार चुन ली और अब जो सरकार बनेगी वो फिर अपना काम करेगी 5 साल, और अगले 5 साल बाद जब दोबारा से चुनाव होंगे तो लोग फिर से जाएंगे, फिर से अपना वोट दे देंगे। तो वोट देने के बाद उनका काम खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो डेमोक्रेसीज होती हैं, यानी कि जो लोकतंत्र होते हैं जो देश, उन देशों में वोट देने के बाद लोगों का काम शुरू होता है। Rather, it is then that we begin to use newspaper and the media to carefully observe the work that is being done by our MPs. अब वोट देने के बाद, सरकार बनने के बाद लोगों का काम शुरू होता है कि लोग न्यूज़पेपर का यूज़ करना शुरू करें और मीडिया का यूज़ करना शुरू करें, ये देखने के लिए कि उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या MPs हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, and criticize their actions when we feel it is required.
और जहाँ पे भी आपको लगे कि ये गलत काम कर रहे हैं वहाँ पे उन्हें क्रिटिसाइज करें, जहाँ जहाँ भी आपको लगे। और क्रिटिसाइज करना, इस चीज़ के बारे में कुछ बातें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी नेता को या आप किसी सरकार को क्रिटिसाइज करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके बारे में बुरा सोचते हो या कुछ बुरे ख्याल रख रहे हो या वो लोग आपके दुश्मन हैं या आप उनके दुश्मन हो गए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब आप किसी नेता को या किसी एमएलए एमपी को क्रिटिसाइज करते हो तो बेसिकली क्रिटिसाइज करना एक तरीका है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। वरना सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का और तरीका क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ सरकार आपकी बात सुन रही है कि नहीं सुन रही है, और सरकार को कैसा पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो? इस वजह से क्रिटिसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बहुत ख़ास चीज़, देश के नेता लोग क्रिटिसाइज किए जाएं, ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि देश जिंदा है। वरना जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है, यानी कि जिन देशों में तानाशाही राज है, उन देशों में किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो अपने नेताओं के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल सके। उन देशों में लोग तरसते हैं और उनका मन करता है कि वो बोल सकें देश के नेताओं के बारे में, लेकिन उन पे ये अधिकार नहीं होता है। तो इस वजह से जिस देश में लोग अपने सरकार की गलतियां बोल सकते हैं कि हाँ सरकार ने ये काम गलत किया, ये एक इंडिकेशन है कि देश जिंदा है। क्रिटिसिज्म इसलिए भी ज़रूरी है कि जो नेता हैं देश के, वो लार्जर दैन लाइफ ना हो जाएं, वो लार्जर दैन नेशन ना हो जाएं। क्योंकि अगर आप इतिहास देखो तो कई बार ऐसा हुआ है, जिन नेताओं को लोगों ने पसंद किया है फिर उन लोगों को इतना ज़्यादा पसंद किया कि उनको हीरो बना दिया, और उन नेताओं को क्रिटिसाइज नहीं किया, कभी नहीं। वो नेता अगर गलत भी करते थे तो उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता था, उनकी सिर्फ तारीफ़ें करी जाती थी। इस तरीके से ओवर द टाइम वो नेता लार्जर दैन लाइफ हो गए। उन नेताओं को डिक्टेटर बना दिया गया, सारे पावर सारे राइट्स उन नेताओं को दे दिए गए। अब वो नेता जब तक थे तब तक ठीक है, उसके बाद जो देश का अगला डिक्टेटर आया उससे वो अब देश पूरा परेशान है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो डिक्टेटर है, उसके पास सारी पावर है। अब अगर कोई जर्नलिस्ट उनके खिलाफ कुछ लिख भी दे अगर अखबार में, तो उस जर्नलिस्ट को तोप के आगे खड़ा करके वो डिक्टेटर उड़वा देगा और कोई सुनवाई तक नहीं होगी। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर नेता को जैसे ही वो गलत काम करे उसे आप क्रिटिसाइज़ करो कि उसको पता चले कि वो कहाँ गलत कर रहा है। और एक बहुत ख़ास चीज़, क्रिटिसाइज़ करना नेताओं को और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जैसे ही वो गलत काम करें उनको क्रिटिसाइज़ करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि जो आम लोग हैं उनको भी ये बात याद रहे और जो नेता हैं उनको भी आप ये बात याद दिलाते रहो कि वो आम इंसान है। वरना अगर आप इतिहास देखो इंसानों का, तो राजा लोगों ने कभी देर नहीं करी खुद को भगवान समझने में। इस वजह से क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। We should keep in mind that the extent, involvement and the enthusiasm of the people helps Parliament do its function properly। कि जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है देश की सरकार के साथ, कि देश की सरकार क्या कर रही है, वो सही कर रही है कि गलत कर रही है, उस चीज़ पे एनालाइज करे, रिसर्च करे, सोचे, विचार करे, और जो एंथुजियाज्म दिखाए अलग अलग चीज़ों में। सरकार जैसे ही कुछ गलत काम कर रही है सरकार को क्रिटिसाइज़ करे, तो ये सब तमाम चीज़ें ही पार्लियामेंट को हेल्प करती हैं कि वो ढंग से काम कर सके। वरना पार्लियामेंट का हिसाब मैं आपको बता चुका हूँ कि वो 790 लोग जो चुन के आते हैं उन्हें सरकार के भी काम करने हैं, अपनी पार्टी के भी काम करने हैं, उन्हें अपने 10 पुश्तों के लिए पैसा भी जमा करना है। उसके बाद उनकी लाइफ में खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उन्हें कोई मतलब नहीं किसी भी चीज़ से। तो देश के आम लोगों को वो बागडोर लेनी पड़ेगी। ये 790 लोग सिर्फ उस चीज़ को, उस ख्याल को कानून बनाने के लिए हैं, वरना देश की बागडोर सिटीजन्स के पास है। तो ये था क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 4th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज। चलिए फिर, थैंक यू।